2023 में हमने वादा किया था कि हम आपको पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, लेकिन जब पुलिस की बात करें तो पुलिस की बात करते हुए गुड वर्क से मची हलचल पर नजर रहती है, और वो ही इस 2023 की प्रमुख घटनाओं में शामिल है। क्योंकि हमारा काम पुलिस के काम पर सवाल उठाना नहीं है, पुलिस का सहयोग करना है। पुलिस और मेरठ की जनता के बीच में जो ये खाई है ना, जिसमें सो कॉल्ड लोग आकर रोल निभाते हैं, उनको हटाना है। और साल के जाते जाते तो मेरठ को कई नए पुलिस अधिकारी मिल गए, तो चर्चित रहे अधिकारियों को उन्नाव जैसी जगह में भेज दिया गया, और फिर योगी सरकार ने उन अधिकारियों को आईना दिखा दिया, सबक दे दिया, जो डंके की चोट पर अपना तबादला मलाईदार पोस्ट पर होने का दावा करते थे। नए एसपी ट्रैफिक, नए एसपी सिटी और नए सर्किल ऑफिसर प्रत्युष। बिल्कुल ठीक कहा कि आपने, नए अधिकारी मेरठ को मिल गए हैं। यूं तो पूरे साल पुलिस और अपराधियों के बीच में उठापटक चलती रही, लेकिन 2023 की चंद ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस का इकबाल बढ़ा है और योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती मिली है। पहली घटना गैंगस्टर शमीम बंजारा और अकबर बंजारा और उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई प्रत्युष। बिल्कुल, और दूसरी घटना पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे और चर्चित पूर्व मेयर और सांसद शाहिद अखलाक के बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर उन छुपे हुए नेताओं को आईना दिखा दिया है, जो सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, उन्होंने सरकार की नीतियों को पलीता ही लगाया है। जी प्रत्युष। और फिर एनकाउंटर्स की बात, तो पुलिस ने पूरे साल एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी रखा, और सबसे बड़ा एनकाउंटर ऑफ द ईयर जो था वो था अनिल दुजाना का। अनिल दुजाना को ढेर कर योगी सरकार ने बता दिया कि अपराधियों की जगह या तो जेल में है या फिर ऊपर, और उनकी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। और इस गुड वर्क हलचल में पहली प्रमुख घटना जीरो टॉलरेंस को लेकर पुलिस की कार्रवाई रही। मवाना में सीओ के निर्देशन में गैंगस्टर शमीम बंजारा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। फलावदा में उसकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नॉर्थ ईस्ट गो तस्कर अकबर बंजारा के गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। अकबर बंजारा गैंग की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया। फलावदा के अलावा और भी कई अन्य जगहों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई जारी रखी और अकबर बंजारा की संपत्ति को लगातार कुर्क करने के साथ साथ अकबर बंजारा और उसके भाई शमीम बंजारा द्वारा खड़ी की गई कई संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला दिया। अवैध धन अर्जित कर अपने व अपने परिवारजनों के नाम चल अचल संपत्ति क्रय की गई है। शमीम बंजारा व उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्यों में अभियोग पंजीकृत है। क्रम से ज्ञात हुआ है कि इसके द्वारा थाना फलावदा क्षेत्र में 67 खसरा नंबर 21 खसरा नंबर 1334/13.8 बीचों बीच ना बीचों बीच खसरा नंबर 21 खाता संख्या खसरा नंबर 1325 जी सर। है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाया सर हम डोल सर पास में खड़ा कर। भाई तो इसके दर्जा और इसके आगे ना ठेके वेके कुछ जाएगा मत देना, पूरी जगह में जब दे रहा है वो हां यहां लगवा दो ये तो वैसे यहां रास्ता है ना जी, वैसे ढीम में गड़वाओ लगेगा तो ये लगेगा पूरी तो यहां लगेगा तो ये लगेगा। चलो क्या वाले आ जाओ आ जाओ घुमा लगा गाड़ी में मुझे ये अकबर बंजारा और इसके भाई सलमान बंजारा और शमीम बंजारा के ऊपर कोकशी का एक मुकदमा, गोवध निवारण अधिनियम का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी मुकदमा के आधार पर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें गैंग लीडर जो था वो शमीम बंजारा था। इसमें इनके जो अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई थी उसकी कुर्की की कार्रवाई लगभग जारी है अभी भी लगातार।
इसमें लगभग अभी तक 35 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्की जा चुकी है। आज 2 करोड़ का जो इसका जमीन है 21 बीघा फलावदे में, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसे कितनी प्रॉपर्टी और जिनको चिन्हित किया गया है? देखिए, और भी जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित की गई हैं और उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बड़ी घटना है पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान और बूरे से जुड़ी। मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी और उसके बेटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और चुपचाप ढंग से मेरठ ले आई थी। 31 मार्च 2022 को हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर अवैध तरीके से मीट पैकिंग किए जाने का खुलासा पुलिस ने किया था। याकूब, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान, मैनेजर मोहित त्यागी सहित 17 लोगों को नामजद किया गया था। उसके बाद पुलिस ने 1 महीने पहले याकूब और उनके परिवार पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। यहां तक कि याकूब कुरैशी, उसके बेटे और साथियों पर इनाम भी घोषित कर दिया था। लेकिन साल के अंत में आते आते याकूब कुरैशी को राहत जरूर मिल गई और उनका पूरा परिवार अब फिलहाल जेल से बाहर है और आगे की जिंदगी वो जी रहे हैं। और अब याकूब कुरैशी के मामले के बाद शाहिद अखलाक के मामले को भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल शाहिद अखलाक के बेटे दानिश के केस में उस समय के सीओ अरविंद चौरसिया सुर्खियों में रहे, क्योंकि सूत्रों के अनुसार पर्दे के पीछे रहकर सीओ अरविंद चौरसिया और मेरठ के तत्कालीन एसपी सिटी पीयूष सिंह ने शाहिद अखलाक की काफी मदद की, जिससे जीत शाहिद अखलाक की हो गई। सूत्रों के अनुसार बताया यह भी गया कि सीओ अरविंद चौरसिया के शाहिद अखलाक से पारिवारिक संबंध थे और इसी के चलते सीओ का तबादला कोतवाली सर्किल से सीओ सिविल लाइन उनको बना दिया गया और फिर उसके बाद सीओ पुलिस लाइन और पुलिस लाइन के बाद सीओ अरविंद चौरसिया का मेरठ से ही उन्नाव के लिए तबादला हो गया और एसपी सिटी पीयूष सिंह को भी पीटीएस सुल्तानपुर भेज दिया गया। क्योंकि ये जो मामला था वाकई बहुत बड़ा था, क्योंकि ना तो पिस्तल केस में ही और ना ही क्रोम होटल में हुए दुर्व्यवहार में साक्ष्य मिल पाए, क्योंकि पुलिस की मिली भगत थी और शाहिद अखलाक ने सिद्ध कर दिया कि वो राजनीति में जरूर साइलेंट हैं, लेकिन सेटिंग में उनका कोई सानी नहीं है। हां, शाहिद अखलाक के मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की थी और शाहिद अखलाक ने जो पैरवी की थी, उसमें किसकी जीत हुई, यह निर्णय आपका है। प्रदेश भर में बड़े बड़े एनकाउंटर हुए, चर्चित एनकाउंटर हुए, हत्याकांड हुए, उन पर नजर नहीं डालेंगे, लेकिन मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया अनिल दुजाना एनकाउंटर केस। प्रदेश में तो अस्पताल और कचहरी की ये बड़ी घटना है, आपको डिस्कशन करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन उससे इतर जब हम एनकाउंटर्स की हिस्ट्री खंगालते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ की सीमाओं में जो एनकाउंटर हुआ है, जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ की सीमाओं में जो एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर का निशाना सिर्फ और सिर्फ कुख्यात अनिल दुजाना था। और कुख्यात अनिल दुजाना के इस एनकाउंटर के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम ने बता दिया है कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस ना तो जात पात की मोहताज है और ना धर्म के चश्मे से ये एनकाउंटर होते हैं। एनकाउंटर होते हैं अपराधी के इतिहास पर। बता दें कि बदमाश की कोई जात पात धर्म नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि अनिल दुजाना अपने समय का बड़ा चर्चित क्रिमिनल था और उसने ये मुनादी कर रखी थी कि ऐसी कोई पुलिस की गोली नहीं बनी जिस पर अनिल दुजाना का नाम लिखा हो, बल्कि अनिल दुजाना की गोली पर किसी का नाम जरूर लिखा हो सकता है। और ये उसने अपने काम से सिद्ध भी किया, अपने क्राइम के इतिहास में सिद्ध भी किया। और आज वही अनिल दुजाना यूपीएसटीएफ की गोली का शिकार हो गया। आज का मतलब उस दिन जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ था, यूपीएसटीएफ की मेरठ यूनिट ने टास्क फोर्स के 25वें स्थापना दिवस पर यह सलामी दी थी उन सब दिवंगत शहीदों को जो इन एनकाउंटर्स में शहीद हो जाते हैं। हरियाणा के कुख्यात अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया और बताया कि किसी भी तरीके से पुलिस क्राइम से समझौता नहीं करने वाली है। स्थापना दिवस पर स्पेशल टास्क फोर्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे से ठीक एक दिन पहले दुजाना का शिकार कर सीएम को सलामी दी थी। और एक काला इतिहास हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से
खत्म कर दिया, मिटा दिया। ये 3 चर्चित घटनाएं मैंने और प्रत्युष ने आपको दिखाई हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच में एक नया थाना और अस्तित्व में आया। और जब थानों की बात करें तो थानों में लिसाड़ी गेट थाना सबसे प्रमुख रहा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा क्राइम हुए और इसीलिए मेरठ का क्राइम कैपिटल थाना कहलाता है लिसाड़ी गेट। प्रत्युष। बिल्कुल केके, जो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र है, हालांकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसको डिवाइड करके अब लोहिया नगर थाना भी वहां पे बना दिया गया है, लेकिन जो लिसाड़ी गेट थाने की एक बात है क्राइम कैपिटल, वो अभी भी कायम है। सबसे ज्यादा वारदात उसी थाना क्षेत्र से सामने आती है। लेकिन लिसाड़ी गेट थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता भी यहां पर मिली थी। चूंकि हम गुड वर्क हलचल दिखा रहे हैं तो यहां पर पुलिस के गुड वर्क पर नजर डाल लेते हैं। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से इंटरनेशनल मोबाइल सिंडिकेट को ऑपरेट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर दिया था। पुलिस ने 4 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 1 करोड़ की कीमत के 87 आईफोन और 1 आईपैड बरामद किए थे। जी प्रत्युष, और जब लिसाड़ी गेट थाना पुलिस के पास कोई काम नहीं होता, वो मोबाइल गैंग को पकड़ लेती है। शरद गैंग का उसमें नाम आता है। और उसके बाद एक और बात, छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात, पूरे साल अवैध असला फैक्ट्रियों पर जब चाहा तब काम किया, जब नहीं चाहा तब काम नहीं किया। लेकिन गुड वर्क में हम दिखा रहे हैं गुड वर्क हलचल, अवैध असला फैक्ट्री, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र और पुलिस की कार्रवाई। ये पिछले कुछ दिनों में मेरठ में और आसपास जो मोबाइल चोरी या लूट की घटनाएं हो रही थी, इनको दृष्टिगत रखते हुए डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई थी। इसी कड़ी में थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के द्वारा आज सुबह 7 बजे के लगभग कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से और इनकी निशानदेही से कुल 88 फोन बरामद किए गए हैं और 1 टैबलेट बरामद किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि इन 88 फोन में से 75 फोन केवल आईफोन हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पूछताछ में जो चीजें निकल के आई हैं कि इनका एक पूरा नेटवर्क है। इस गैंग का जो मुखिया वर्तमान में महफूज है, जो पूर्व में शरद गोस्वामी के साथ ही काम करता था और उसके साथ ही जेल गया था। कुछ समय पूर्व ये जेल से रिहा हुआ है। इसके द्वारा पुराने गैंग को फिर से रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया जा रहा था। ये मेरठ में और आसपास के जनपदों में इवन दिल्ली तक मोबाइल चोरी करते थे, लूटते थे, उसके बाद उनको क्लब करके एक साथ पैकेट के रूप में नई दिल्ली सप्लाई करते थे, जहां इनके पार्ट्स को ये सेल कर रहे थे। इवन इनके अनुसार इसको पूरा मोबाइल फोन विदेशों में भी सप्लाई कर रहे हैं। इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है। जो आईफोन हमारे पास बरामद हुए हैं, इनके ओनर को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और उनके भी जो मुकदमे हैं उसमें इनका रिमांड बनवाया जाएगा। चलिए कि लिसाड़ी गेट थाने की तो हमने बात कर ली, लेकिन उससे लगता हुआ थाना कोतवाली थाने की पुलिस ने भी गुड वर्क किया, तो वो गुड वर्क भी हम जरूर दिखाएंगे। 2 मकानों पर कोतवाली पुलिस ने छापा मारा था और पटाखों का जखीरा बरामद किया था। पटाखों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक दिवाली पर मेरठ में पटाखों की सप्लाई करने के लिए सहारनपुर और अन्य जिलों से पटाखे मंगाए गए थे। और इन पटाखों को कोतवाली के बीरू कुआं इलाके के 2 मकानों में स्टॉक कर रखा गया था। पुलिस की छापेमारी के साथ ही दोनों मकानों में भगदड़ मच गई। मकानों का दरवाजा खोला गया तो पटाखों का जखीरा ठसाठस भरा हुआ था। प्रत्युष। बिल्कुल, और इस जखीरे को देखने के बाद पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई कि कोई बड़ी घटना ना घटित हो जाए और पूरी सावधानी के साथ पटाखों को मकान से बाहर निकाला गया और मकान को सील कर दिया गया। जी प्रत्युष, लेकिन अभी कहानी का और इस खबर का क्लाइमैक्स बाकी है और ये क्लाइमैक्स उस सभासद पर, बीजेपी के सभासद पर आकर रुक जाता है जो भाई साहब ऐसे करके हमें मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पुलिस को एक लेटर दिया था उसमें बताया था एक गरीब व्यक्ति पटाखों की दुकान लगाने के लिए लेकर आया था। इसमें भी चर्चित सीओ और दूसरे लोगों की भूमिका रही। भाजपाइयों के पटाखों के रिलीज करने की सिफारिशें और उनकी सोर्स लगाने के तरीकों के चलते लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इन सभासदों का फोन उठाना बंद कर दिया था।
और पुलिस के गुड वर्क में जिसमें 2024 में काम होना है वो है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम को लेकर लगातार हमारे पास खबरें हैं, इनपुट है। किसी भी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना साइबर क्राइम के शातिरों का शगल बन गया है। लेकिन अभी जब जनवरी में 2024 शुरू होगा तो एक साइबर थाना बनने जा रहा है और यहां पर सीओ आ गई हैं नवीना शुक्ला, जो साइबर क्राइम के मामलों को देखेंगी। अभी यहां की स्थिति समझ रही हैं, लेकिन एक बात तय है कि 2024 में चुनौती मिलेगी साइबर क्राइम के उन हैकर्स से जो साधारण परिवारों को निशाना बना रहे हैं, गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं और निशाना बना रहे हैं उस हमारी कल्चर का, जिस कल्चर में नारी के लिए मान सम्मान है। बिल्कुल केके, यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो साइबर क्राइम है, अभी तक बहुत साइबर क्राइम हमने देख लिए, लेकिन अभी लेटेस्ट एक नया साइबर क्राइम और आया है, उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। एक हैंडलूम व्यापारी है मेरठ का, तो उसके पास में एक कॉल आती है जिस कॉल पर एक अधिकारी की फोटो होती है और कॉल में ये बात कही जाती है कि आपका बेटा हमारी हिरासत में है। और जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो पता लगता है कि वो कॉल पाकिस्तान के कराची से आई थी। घबराए व्यापारी ने तुरंत अपने बेटे को कॉल किया, बेटे ने बताया कि पापा मैं यहीं हूं। तो उसके बाद राहत की सांस ली व्यापारी ने। लेकिन ये जो नया साइबर क्राइम है, ये बताने का मकसद हमारा ये है कि ऐसे साइबर क्राइम से आप बचे रहें, क्योंकि जरा सी देर में अगर आप घबरा जाएंगे और इसी बीच पूरा खेल हो जाता है। जो ये साइबर क्राइम के हैकर्स हैं, जो ये ठग हैं, वो किसी भी तरीके से आपके अकाउंट तक पहुंच सकते हैं, आपके घर तक पहुंच सकते हैं और एक बड़ी वारदात हो सकती है। तो 2024 का चैलेंज साइबर क्राइम पर कंट्रोल करना, और उसमें सिटी हलचल आपके साथ है और आपका सहयोग बहुत जरूरी है। और जितनी भी पॉर्न साइट है उन सब से परहेज कीजिए, क्योंकि पहले शिकार बनाया जाएगा आपको, फिर आपका शिकार किया जाएगा। तो 2024 की संभावनाओं में, उम्मीदों के साथ इस समय क्राइम हलचल में इतना ही। 2023 के हादसे तो बेशुमार थे, लेकिन वो हादसे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसमें हमें अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिलता है, सुधारने का मौका मिलता है। मेरठ शहर हादसों का शहर, और हादसों को कवर अप करने के लिए माननीय सो कॉल्ड माननीय मौजूद है। हादसे होने के बाद दोषियों की पैरवी करने वाले लोगों का पर्दाफाश जरूर हुआ है इस 2023 में, और 2024 में इन हादसों से सबक लेना है और हादसों में दोषियों की पैरवी करने वालों के खिलाफ वोट नहीं देना है। याद रखिए, जो लोग हादसों की पैरवी कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। और सत्तारूढ़ पार्टियों के नेता और मंत्रियों को समझना होगा कि हो सकते हैं। और इस पूरे 2023 में मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव राली चौहान के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। करीब 20 से 25 कांवड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली से करीब 20 से 22 फुट ऊंचे विशाल कांवड़ लेकर आ रहे थे। जैसे ही वो मेन रोड से अपने गांव की तरफ मुड़े, तभी वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से उनकी विशाल कांवड़ टकरा गई और उसमें करंट उतर आया, जिसमें 5 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई कांवड़िए गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मेन रोड को जाम कर दिया और हंगामा भी खूब किया। लेखपाल और जेई के निलंबन की मांग करते हुए ग्रामीणों ने सड़क पर डेरा डाल लिया। आपको बता दें कि इस हादसे के पीछे मेडा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसका अवैध निर्माण कराने का तरीका बहुत ही अलग है। इस रोड पर मेडा ने कई अवैध निर्माण कराए और इस हादसे के बाद भी सबक लेने को मेडा तैयार नहीं है। आज 8:15 के करीब रौली चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना भावनपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत। दूसरी घटना इंचौली थाना क्षेत्र की है। गाजियाबाद के विजयनगर में सड़क हादसे में इंचौली के रहने वाले एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए थे, जिनका उनके धनपुरा गांव में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक साथ 6 आरतियां उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गई।
दरअसल मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे पर रोंग साइड से आ रही एक स्कूल बस ने कार सवार इंचौली के एक परिवार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए थे और 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इस बड़ी घटना के बाद कई बड़े जनप्रतिनिधि भी उनके घर पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी और उन्हें आश्वासन दिया कि मुआवजा दिलाया जाएगा। लेकिन साल खत्म होते होते भी मुआवजे का इंतजार अभी भी है। तीसरी घटना लोहिया नगर इलाके की है। तेज धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मचा हुआ था। लोहिया नगर के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही साबुन बनाने की फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और सूचना मिलने के फौरन बाद डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवाण मौके पर पहुंचे और उनकी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। तथाकथित साबुन गोदाम में लाखों का पटाखों का जखीरा पकड़ा गया, जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम लगातार कर रही है। लोहिया नगर में एक विस्फोट हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया, क्योंकि अभी देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे साबुन बनाने का काम होता था और कहीं ना कहीं साबुन बनाने से रिलेटेड जो भी या तो मशीनरी या जो यूज हो रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें 8 लोग इंजर्ड हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। सुबह 7 से 7:15 के बीच में एक जो 2 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें एक धमाका हुआ, जिसमें कि उसकी चपेट में कुछ लोग आ गए, जिसमें कि 7 लोग के आसपास थे। इनको स्थानीय लोगों के द्वारा और पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ से अस्पताल भेजा गया। इसके बाद मौके पे आके जो यहाँ पे छानबीन की जा रही है, फील्ड यूनिट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे प्रथम दृष्टिया जो अंदर जो स्टॉक दिखाया उसमें साबुन का स्टॉक रखा हुआ है, कुछ मशीनें भी वहाँ पे अंदर रखी हुई हैं और मशीनों की जो पाइप है उसमें विस्फोट भी हुआ है। और यहाँ पे कुछ एक सफेद रंग का एक केमिकल मिला है, जो लोग बता रहे हैं कि कास्टिक सोडा टाइप का कुछ बता रहे हैं, जिसमें कि साबुन बनाने में प्रयोग होता है और संभवतः या तो जो पाइपलाइन है उसमें धमाका हुआ है, उसके बाद इसमें धमाका हुआ है, या जो पदार्थ है उसमें विस्फोट हुआ है, या उसके बाद फिर जो पाइपलाइन है उसमें धमाका हुआ है। ये जो केमिकल कंपाउंड मिला है वो सफेद रंग का पाउडर है और वो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे मौके में सब चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है और जो घायल है उनका उपचार भी अस्पताल में चल रहा है। बाकी फायर ब्रिगेड की यूनिट और हमारी जो अन्य यूनिटें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और जो भी लोग इसका संचालन कर रहे थे उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चौथी घटना दरौला थाना क्षेत्र की है, जहां पूर्व विधायक चंद्रवीर के जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज में अचानक बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाके के साथ ही आलू के कोल्ड स्टोरेज की पूरी बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई थी, जिसके मलबे में दबने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसा होने के बाद आसपास की जगहों पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था, क्योंकि धमाके से अचानक गैस का रिसाव होने लगा। शुरुआत में तो पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया और मजदूरों को मलबे से बाहर निकालना शुरू किया और फिर उसके बाद गाजियाबाद से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक को क्या पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, और अगर क्लीन चिट दे दी है तो किस मुद्दे पर क्लीन चिट दी गई है। और हमारा कहना यह है कि इस मामले पे पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा जरूर दी जानी चाहिए। पिताजी का क्या नाम है? ये आलू को
के पीछे कर रहे थे, आलू की फ्राई कर देना, उधर कर रहे थे। कहाँ पे? पीछे आलू की फ्राई आज दिन इसके आए पहले कोल्ड स्टोर में। हाँ। तो क्या हुआ, घटना क्या हुई? पता नहीं चला, ऐसे धमाका हो गया तो पूरे ऊपर वो छत थले चूरा हो गया। कितने मजदूर थे जो काम कर रहे थे? 26। देखिए, यहाँ पे दौराला में जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज था, जिसमें सूचना मिली थी वहाँ पे एक ब्लास्ट की वजह से और जो लेंटर और वॉल वहाँ पे गिरी है, और जिसमें कई लेबरों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पे तत्काल रेस्क्यू टीम की गई, सभी लोग यहाँ पे तत्काल आए तो ये पता चला कि 27 लोग यहाँ लेबर वर्क कर रही थी, जिनमें से सभी की सभी 27 को रेस्क्यू कर लिया गया। जो डेथ्स हुई है वो अभी तक 7 कंफर्म है, बाकी सभी लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। ये सभी व्यक्ति जम्मू स्टेट के थे, वहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के थे। उनके लोगों की भी शिनाख्त करके उनको सूचना की जा रही है। बाकी इसके लिए कि इसके क्या कारण थे और क्यों ये घटना हुई है, उसके लिए ऑलरेडी एक कमेटी बनाई है जो विदिन 24 आवर्स में रिपोर्ट सबमिट करेगी, तभी हम लोग कंफर्म होंगे कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो अभी तक का अपडेट ये है, और कुछ भी आगे की सूचना होगी तो हम लोग शेयर करेंगे। 7वीं घटना भावनपुर के गंगानगर यू पॉकेट से है। यहाँ भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक इमारत निर्माण के दौरान बेसमेंट की खुदाई करते समय मिट्टी की डांग ढह गई, जिसमें दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। एक निजी इमारत निर्माण के दौरान बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। जेसीबी से खुदाई कराई जा रही थी और 3 मजदूर नीचे खड़े होकर मिट्टी को इकसार कर रहे थे और अचानक एक साइड की डांग ढह गई, जिसके नीचे तीनों मजदूर दब गए। स्थानीय लोगों ने मशक्कत करके 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को तीसरे मजदूर को निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां मजदूर राम प्रवेश और गुरु प्रसाद को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में मरे दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। वहीं हादसे में घायल मजदूर राम प्रसाद ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने ठेकेदार मुकुल गोयल और गोपाल शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज जरूर करा ली थी, लेकिन लंबे समय तक ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, ना ही मिट्टी की डांग हटी, जिसमें कई बार हादसे हुए और इसी को लेकर एमडीए फिर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई। ये पहले ये खुदा था, वो साइड वाला खोद रहे थे 3 बंदे। इधर से जब वो थोड़ी ढहल हो रही थी तो उन्हें थोड़ा सा टुकड़ा टूटा उनका मट्टी का, तो वो उसको देख के यूं यार ये गिर ना जाए, उसको देख के वो भागने भी लगे। उधर से वो भागे, जो बता रहे हैं, जो हमारे बुलाने गए थे हमें। हम जैसे उन्होंने कहा कि आना, जो ऐसे हम उधर से आए तो कह लगे यहीं आदमी दब गए। कितने मजदूर दबे थे इसमें? मोदो 3 थे। तुमने कितने मजदूरों को बाहर निकाला? 3 को निकाला। थाना भावनपुर क्षेत्र में एक मकान में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी की ढाल गिरने से 3 मजदूरों के दब गए थे, जिनको तत्काल थाना भावनपुर की पुलिस क्षेत्राधिकारी देहात और फायर सर्विस की टीमें पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। और जो इसमें बेसमेंट में खुदाई करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके ठेकेदारों और जो जिस व्यक्ति का ये मकान है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाएगी। हादसों की बात है और हमारे सभी सहयोगी आपको इन हादसों की रिपोर्ट कर रहे थे, और जब हादसों की बात होती है तो हार्ट अटैक की बात होती है, और हार्ट अटैक में कुछ वो लोग हमारे सामने से चले गए, हमको छोड़कर चले गए, जिनके जाने का टाइम अभी नहीं था। लेकिन एक ऐसी मौत जो सबको डरा गई और दहला गई। जी हां, साल जाते जाते बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हमसे दूर हो गए, समाज सेवा से जुड़े हर दिल अजीज हमसे दूर हो गए। भाजपा के मेरठ महानगर महामंत्री राजकुमार सोनकर का जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया। कोरोना पीरियड में समाज सेवा से उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई थी। सिटी हलचल के साथ कई लोगों की मदद की थी। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष की दौड़ में भी उनका नाम पहले 3 लोगों में शामिल था। खटीक समाज से आने वाले राजकुमार सोनकर सभी पार्टी के लोगों के बीच अपनी गर्मजोशी, मिलनसार स्वभाव की वजह से आदरणीय थे। रोज की तरह लोहिया नगर सब्जी मंडी जा रहे थे। पुलिस लाइन के सामने सुबह करीब 8:30 बजे किसी केटा कार ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर ही राजकुमार सोनकर की मौत हो गई। हर दिल अजीज इस कदर दुनिया को अलविदा कह गया कि हर कोई सकते में था, स्तब्ध था। फरवरी में होने वाली उनकी बेटी की शादी में वो कन्यादान भी नहीं कर पाए और
एक सवाल छोड़ गए, सड़क दुर्घटनाएं क्या इसी तरीके से जिंदगी को खत्म करती रहेंगी, घर के चिरागों को बुझाती रहेंगी, घर के मुखियाओं को हमसे छीनती रहेंगी? उनसे अनुरोध है। सिटी हलचल पर हमने कई मुद्दों पर बात करी, तो अब बारी है एडू हलचल की। मेरे साथ उदिता हैं। हम दोनों आपको बताएंगे कि शिक्षा नीति में क्या उतार चढ़ाव आए हैं। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल शिक्षा को लेकर 2023 में राजनीति और चालबाजों का अखाड़ा समझने वाले लोग बाज आ जाएं, ये उनका कहना था। उनके लगातार मोबाइल रहने से ईमानदार टीचर्स में उम्मीद की किरण जागी है। ज्वाइन करते ही उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की और शासन की नीति और निर्देशानुसार सभी कार्य करने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए। सिटी हलचल से बातचीत करते हुए बीएसए आशा चौधरी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर करना है और लापरवाह शिक्षकों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। इसके लिए वे समय समय पर स्कूलों की चेकिंग भी करती रहेंगी। बता दें कि आशा चौधरी के लिए मेरठ जनपद कोई नया जिला नहीं है। 2018 से 21 तक जीआईसी बेगमपुर रोड में मैथ्स की प्रवक्ता रही और उसके बाद पीसीएस की परीक्षा पास करके पीईएस बनी। आशा चौधरी 2021 में प्रिंसिपल जीजीआईसी माधवपुरम बनी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला है और भारत की राष्ट्रपति भी महिला है। जब हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल का फोटो किसी उत्तर प्रदेश के ऑफिस में देखते हैं तो महिला सम्मान में स्वतः ही सिर झुक जाता है। और अब तो 25 साल बाद मेरठ के बीएसए ऑफिस में मेरठ के बीएसए के पद पर एक महिला आई है। नाम है आशा चौधरी। शिक्षा का बहुत बड़ा अनुभव है। जी हाँ, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर अब बीएसए के पद पर जीआईसी मेरठ में काम किया, माधवपुरम के इंटर कॉलेज में काम किया और डाइट में काम किया और अब बीएसए। तो आइए पहली बार मिलिए अपने अधिकारी से, बीएसए आशा चौधरी से। मैडम स्वागत है सिटी हलचल पर। थैंक यू। बड़ी जिम्मेदारी का पद है, लेकिन उस जिम्मेदारी में आपका शैक्षिक अनुभव कितना काम आएगा? अब बेशक ये बड़ी जिम्मेदारी का पद है, लेकिन इस पद को जो मेरा अनुभव है, जैसे कि डाइट में भी मैंने काम किया है और जीआईसी में काम किया है, तो उस अनुभव के आधार पर मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि टीचर और बच्चे का जो समन्वय है वो कोऑर्डिनेशन के साथ वो पढ़ाई करे। टीचर बच्चे को बिल्कुल पेरेंट्स की तरह डील करे। वो ये जिस दिन टीचर्स ये सोचना शुरू कर देंगे कि वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस दिन जो चीजें हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर एक नया प्रयास होगा और जरूर ही और जल्दी से जैसी हमारी आकांक्षाएं हैं हम उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। जी मैम, नया नया पद है, आपका सब्जेक्ट क्या है मैम? मैथमेटिक्स रहा है। अरे बहुत अच्छा, मेरा भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैडम भी मैथमेटिक्स में है। तो मैडम मैथमेटिक्स की किट और साइंस की किट, उसको लेकर आप कोई विशेष योजना बना रही हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि मैथ्स का टीचर है। देखिए, मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस से होता है। हम भी जब छोटे थे तो मैथ्स के क्वेश्चन करते थे तो कहते प्रैक्टिस करो, बिना पेन पेंसिल के या बिना, अगर आजकल तो किट आने लगी है, हमारे टाइम पे तो किट नहीं आती थी। हम तो मैथ्स कॉपी पेन के जरिए ही पढ़ाई करते थे। अब क्योंकि स्कूलों में किट आ गई है तो मेरा सबसे ये आप ये मानिए कि विनम्र अनुरोध है कि सभी टीचर्स किट का प्रयोग करते हुए बच्चों को टीचिंग कराएं, जिससे कि उनकी इफेक्टिव लर्निंग हो और उसका पूरा उपयोग हो। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा के प्रति इतनी सजग है और संवेदनशील है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी को शिक्षा मिले और सभी बच्चों को उसका ज्यादा से ज्यादा क्रियान्वयन मैथ्स किट का हम सबको कराना है। यही सुनिश्चित करना है कि सभी टीचर्स मैथ्स किट का प्रयोग करें। मैडम, एक बात जो सबसे बड़ी यह है कि आपके डिपार्टमेंट से इन किट्स का सप्लाई हो चुका है? हाँ, किट्स का सप्लाई हो चुका है जी, हो चुका है। मैडम, दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप मैथ्स से आपने पढ़ने पर इतना जोर दिया है, लाइब्रेरी को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? क्योंकि सीडीओ जो यहां पर है वो लाइब्रेरी को लेकर और साइंस की लैब को लेकर बड़े संवेदनशील है। लाइब्रेरी पर पहले बताइए आप किस तरीके से प्रमोट करेंगे रीडिंग हैबिट्स? लाइब्रेरी हमारे सभी परिषदीय स्कूलों में है। सिर्फ बात यह है कि उस लाइब्रेरी का प्रयोग करना आना चाहिए। बच्चे उस लाइब्रेरी का प्रयोग करें, टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करें कि वो लाइब्रेरी में अपना पढ़ाई करना शुरू करें। लाइब्रेरी का प्रयोग ज्ञानार्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए बच्चे चाहे कुछ भी पढ़ें, उनमें एक लर्निंग हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए।
जैसे गांव के स्कूल हैं और शहर के भी स्कूल हैं, उनमें साइंस लैब का इस्तेमाल नहीं होता और सीडीओ लगातार साइंस लैब को लेकर उद्घाटन कर रहे हैं, परतापुर से लेकर यहां तक हस्तिनापुर तक। साइंस लैब के क्योंकि साइंस तो हमारी तो बुक का नाम ही है, विज्ञान आओ करके सीखे, तो टीचर्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो साइंस लैब बनवाई गई है उनका प्रयोग हो, उससे बच्चों को विज्ञान के प्रति समझ विकसित होगी और बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होगा। मैडम आते ही धड़ाधड़ दौरे शुरू कर दिए, पहुंच रही हैं आप, क्या अनुभव हुआ है? पॉजिटिव अनुभव, मैं नेगेटिव नहीं पूछूंगा, नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, क्या पॉजिटिव अनुभव हुआ? देखिए, वैसे तो मैंने 4 कस्तूरबा अभी तक देखे हैं, हमारा सरूरपुर वाला, मवाना, खरखोदा वाला और पूर्वा हिरान वाला। कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने बच्चों से बात की है, बच्चे खुश भी हैं। मैंने पूछा उनसे कि घर से यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैडम अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि बच्चे वहां पे आके अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जो भी कमियां हैं हम उनका निराकरण कराएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जैसा कि मैंने 3 स्कूलों का निरीक्षण अभी तक किया है, जेवरी कंपोजिट विद्यालय जेवरी और प्राइमरी पाठशाला पावली खुर्द और पावली उच्च प्राथमिक वाला, पावली खुर्द सेकंड वाला। इन तीनों को मैंने एक दिन गई थी मैं सुबह के टाइम। मतलब मुझे ये कहना चाहिए बिल्कुल और एप्रिशिएट भी करना चाहिए कि तीनों विद्यालय में टीचर थे, बच्चे उपस्थित थे। मैंने बच्चों से जो भी पूछा, रीडिंग कराई, मतलब सच में बहुत अच्छी रीडिंग उन्होंने की है। मैं मतलब तीनों स्कूलों में टीचर को एप्रिशिएट करूंगी। और जहां तक टेबल की बात है, मैंने बच्चों से टेबल पूछे। 19 का टेबल एक बच्ची से बोर्ड पे लिखवाया, उसने लिखा। 25 का टेबल उसने मुझको सुनाया। यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियां जो 4th क्लास की हैं, उन्होंने अपने हैंड रेज करके मुझको पोयम भी सुनाई। मतलब मैं सेटिस्फाई हूं, टीचरों ने अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि आगे जो भी कमियां होंगी हम मिलकर उसका निराकरण करेंगे और जरूर ही हम एक मेरठ को प्रदेश स्तर पर एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो मैडम आपने देखा 19 का टेबल बता रहे हैं, 25 का टेबल बता रहे हैं, लेकिन हस्तिनापुर के जो बहुत सारे स्कूल हैं वो स्कूल तो खुलते ही नहीं, केवल उपस्थिति कागजों पर लगी रहती है टीचर्स की। अब उसके लिए क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए, निरंतर निरीक्षण किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों के भी निरीक्षण है और मेरे खुद के निरीक्षण है। मेरे निरीक्षण तो 20 है। मैं तो कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम मतलब 25 तो कर ही दूं। मैं चाहती हूं कि रोज में 1-2 स्कूल तो देख ही लूं। कभी कभी व्यवस्था रहती है, नहीं भी देख पाते, लेकिन निरीक्षण पूरे कराए जाएंगे बिल्कुल। और जो भी टीचर उपस्थित नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अब आ जाते हैं मैडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेजुएट्स के लिए यहां पर खेल का आयोजन किया था, बड़ा आयोजन था। प्राइमरी स्कूल इनकी नर्सरी है खेल की। तो क्या आप गांव की प्रतिभाओं को तराशने के लिए क्या करेंगी? क्योंकि खेल बिल्कुल नहीं होते। सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स किट दी जा चुकी है और कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को खेल के लिए, क्योंकि बच्चे तो खेलना चाहते हैं, उनको जो किसी विशेष खेल में उनकी रुचि है उसको उनको प्रमोट किया जाएगा। और सबसे पहले ब्लॉक स्तर, पहले स्कूल स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर उनकी छंटनी करके जनपद स्तर पर प्रतियोगिता कराई जाएंगी, जिससे कि हमारे यहाँ से बच्चे खेल में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। मैडम एक बहुत बड़ी बात है, मीना मंच बड़ा अच्छा चलता था। अब मीना मंच सब लोग फाइल्स में करते हैं, बच्चों के साथ नहीं करते हैं। नहीं, मीना मंच का तो मतलब फाइलों में होता ही नहीं है। वो तो मंच है, तो बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो मंच बनाया ही इसलिए गया है, उसको प्रमोट किया जाएगा और इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। मैं जहां भी निरीक्षण के लिए जाऊंगी इसके लिए पूछूंगी और बाकी मैं सभी को इसके लिए निर्देश भी करूंगी कि मीना मंच का बिल्कुल ध्यान रखें, मीना मंच का संचालन नियमित तौर पर हो। मैडम मैं बीएसए से नहीं पूछ रहा हूं ये सवाल, बीएसए आशा चौधरी से नहीं पूछ रहा हूं ये सवाल, ये शिक्षिका आशा चौधरी से सवाल पूछ रहा हूं। आपने कंपोजिट विद्यालय का कॉन्सेप्ट देखा है, उसमें प्राइमरी टीचर्स और जूनियर टीचर्स के बीच में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। उसके समन्वय के लिए आप अपने स्तर से क्या कहना चाहती हैं और कैसे करेंगी? देखिए, अब जहां तक समन्वय का बात है, ये तो मुझे लगता है कि समन्वय करना ही चाहिए। और इसमें स्कूल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 1 से 8 तक स्कूल चलाना है। अगर टीचर में समन्वय अच्छा नहीं होगा तो उससे जरूर ही निश्चित रूप से शिक्षा प्रभावित होगी। और हमारा काम, टीचर्स का काम, जहां तक आपने मुझसे क्योंकि शिक्षिका के रूप में क्वेश्चन पूछा है, तो एज ए शिक्षिका, एज ए टीचर मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे जिस चीज की सैलरी मिलती है वो काम है बच्चों को पढ़ाना। तो अगर हमारे आपसी मतभेद कुछ है भी, पहली बात तो वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, वहां पे ऐसी चीजें आनी नहीं चाहिए। अगर कोई आपसी मतभेद है भी, हमें उन्हें दूर करना चाहिए और इससे बिल्कुल भी बच्चों की जो टीचिंग है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यही एक टीचर का परम धर्म है और यही उसका कर्तव्य है, इसका पालन उसे करना चाहिए।
जी हां, अभी तक मैंने कार्यक्रम का नाम नहीं बोला है क्योंकि ये कार्यक्रम मैं सस्पेंस में रखना चाहता था। इस कार्यक्रम का नाम है संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में स्पेशल बीएसए आशा चौधरी हैं। शिक्षिका के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लगातार वो अपनी नीतियों को बता रही हैं। आइए सुनते हैं कि बीएसए से रिलेटेड जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं उनके लिए क्या संदेश है। जी मैम। मेरा संदेश सभी के लिए यही है कि सबसे पहले तो सब लोगों का क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए बीएस से आपके आई हूँ तो सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ करें और स्कूलों में समय पर पहुंचें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जिस काम के लिए हम अपॉइंट हुए हैं उस काम को हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करें और सभी लोग अगर मिलके काम करेंगे तो हमारा जो सपना है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने का वो हम जरूर पूरा कर पाएंगे। यही मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा है। साइंस किट का प्रयोग करें। जो किताबें हैं स्कूलों में, किताबें सभी स्कूलों में पहुंच चुकी हैं किताबें। और दूसरा ये है कि साइंस किट, स्पोर्ट्स किट और लाइब्रेरी उसका प्रयोग, मतलब उसका समुचित उपयोग हो, यही मेरी अपेक्षा है। मिड डे मील की गुणवत्ता ठीक हो, सभी टीचर्स इसका ध्यान रखें और बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल आए जिससे कि उनको लगे कि वो स्कूल आए हैं और अच्छे मन से वो पढ़ाई करें। जी हां, ये थी हमारे साथ आशा चौधरी बीएसए मेरठ। एक नई आशा के साथ, एक नई ज्योति की किरण के साथ, ज्ञान की ज्वाला के साथ। ज्वाला इसलिए कहूंगा क्योंकि शिक्षिका है और मैथ्स की शिक्षिका है और मैथ्स का टीचर हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से करता है और इसलिए आते ही सबसे पहले उन स्कूलों पर कंसंट्रेट किया जो स्कूल कहीं ना कहीं शिकायतों की लिस्ट में थे, लेकिन उनका अनुभव पॉजिटिव आया है और हम चाहते हैं हर स्कूल से एक पॉजिटिव अनुभव आए और हम सिटी हलचल के माध्यम से उन शिक्षिकाओं को, उन टीचर्स को जरूर प्रमोट करें जो अपने यहां पर नवाचार के माध्यम से गांव के बच्चों के लिए दिल से और दिन रात मेहनत करती हैं। आपको संडे स्पेशल का ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम जरूर आपके पास आएंगे, आपके स्कूलों में आएंगे, आपके नवाचार विधि के बारे में जानेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके बच्चे दरी पर तो नहीं बैठते, क्या आपका वातावरण वाकई इको फ्रेंडली है। जी हां, तो तैयार हो जाइए, सिटी हलचल का कैमरा आपके स्कूल में आएगा सकारात्मक एटीट्यूड के साथ। मैं हूं केके और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। हम ले रहे हैं आपसे इजाजत इसी वादे के साथ, सब पढ़िए, सब आगे बढ़िए। एडू हलचल में अब वक्त है हायर एजुकेशन की बात करने का। यूं तो कृषि विश्वविद्यालय में और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का नेक निरीक्षण में A++ ग्रेड मिला। यूं तो योग के कार्यक्रम, कुश्ती के कार्यक्रम और रशियन डिपार्टमेंट का दोबारा से शुरू होना, प्रोफेसर वीसी संगीता शुक्ला के कामों में शुमार होना, लेकिन A++ ग्रेड मिलना यूनिवर्सिटी के लिए, छात्रों के लिए और विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के लिए बड़ी उपलब्धि भरा वर्ष रहा। वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि टीचर्स, अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों सभी ने यूनिवर्सिटी को अच्छा ग्रेड दिलाने में मेहनत की। राज्यपाल हाउस की ओर से भी अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि अब यूनिवर्सिटी के लिए कई रास्ते खुल गए हैं। डिस्टेंस एजुकेशन और फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम चलाना अब संभव हो गया है। ये कार्यक्रम टीम वर्क का एक बेहतरीन नमूना है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी हम इसी पोज में थे और अब जब हम कार्यक्रम को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए छोड़ देने वाले हैं तब भी टीम साथ है। इसलिए अकेले चलोगे तो मंजिल मुश्किल से मिलेगी और 2024 में हम इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी आह्वान के साथ इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं कि टीम वर्क बना रहेगा, टीम वर्क के जरिए सफलता मिलती रहेगी और टीम वर्क से ही विकास को गति मिलेगी। तो 2024 के लिए सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी की पूरी टीम आपको मुबारकबाद दे रही है। हैप्पी न्यू ईयर 2024।